अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चेहरे पे मुस्कुराहट या रूटीन बना ली, आज की मुस्कुराहट की और वजह है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ख़ास तौर पर फेक न्यूज़ के अगेंस्ट। और आपको याद है मैंने उसी दिन कह दिया था कि यह खबर झूठी है। कौन सी खबर झूठी है? और हमारे प्यारे मंसूर अली खान बड़े दावे करते थे, आपको याद है। मैं आगे खबर करने से पहले वो चलाऊंगा जब डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ गुफ्तगू की उन्होंने क्या कहा कौम के साथ। जरा पहले वो सुने, फिर आगे चलते हैं। जरा पहले वो सुनिएगा। मैंने आज तक देखें, मैंने डॉक्टर साहब, मैंने जितने चैनलों में काम किया ना, मैं आज सबके सामने चैलेंज करता हूं कि मंसूर अली खान ने जितनी खबरें दी हैं, मेरी एक खबर को कोई कह देगा मंसूर अली खान तुम्हारी खबर बाउंस हुई थी, मैं कसम खाता हूं मैं ये फील्ड छोड़ दूंगा। मैं आज के बाद कैमरे के सामने नहीं खड़ा हूं। इसलिए बुलाया था मुझे। अगर यार आप वैसे जी आपने सुन लिया कि झूठी खबर हुई तो मैं छोड़ दूंगा। छोड़ना वो वाला नहीं कहा था, ये चैनल छोड़ने का कह रहे थे। बहरहाल सुन लिया आपने। अब मैं लेके चलता हूं वो झूठी खबर की तरफ जो पहले दिन ही आई थी, तो मैंने ट्वीट करके कह दिया था कि ये खबर गलत है। और उसमें मैंने एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर भी चला दिए थे कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंट के एसेट, और उसमें शहबाज शरीफ नहीं था, सलमान शहबाज और अहमद था। और क्या कुछ कहा, 20 साल के पता नहीं क्या क्या कुछ कहा। जरा पहले मंसूर अली खान की बात जरा सुन लें। बैकग्राउंड पे ट्वीट भी चल रहे हैं सारे ये वाले। और वो जो कंप्लेंट फाइल की थी मैंने, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट, हमारे यहां पैमरा है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, आर्टिकल 19 भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। और पैमरा का सेक्शन मुताल्लिका जो उस लेटर के जो बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, वो सारे 3 मैंने कंप्लेंटें की थी। 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को और 11 अक्टूबर को वो प्रोग्राम रिपीट किए थे कामरान शाहिद ने, शाहजेब खानजादा ने और मंसूर अली खान ने, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट। और वो ऑर्डर बैकग्राउंड पे, पहले ज़रा मैं ऑर्डर आपके सामने पढ़ दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि क्लैरिटी आ जाएगी चीज़ों की और हमें समझने में बहुत आसानी रहेगी। ये 25 नवंबर का ऑर्डर है जो आज मुझे मिला है, जो जारी 25 नवंबर को इस्लामाबाद से हुआ। और ये चेयरमैन पैमरा के दस्तखत के साथ जारी हुआ है। ऑर्डर जो है मैं पहले वो पढ़ देता हूं। 14 अक्टूबर 2021 को हेयरिंग हो गई थी। द काउंसिल आफ्टर हेयरिंग द मैटर डिस्पोज ऑफ द मैटर टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सप्रेस न्यूज with the recommendation that Express News should air clarification of the news along with airing of an apology in equal degree of prominence। क्या मुझे झूठी खबर दी थी कि बरी हो गए हैं, वो झूठी खबर है, माजरत भी करनी है और ये चलानी भी है कि वो खबर गलत थी। और द मैटर टू द एक्सटेंट ऑफ जियो न्यूज़ एंड दुनिया न्यूज़ was adjourned till next COC meeting in view of their request for adjournment। फिर दोबारा हियरिंग समाअत हुई थी जियो और दुनिया के हवाले से। मैंने किसी चैनल के ख़िलाफ़ नहीं, मैं पहले बता दूं, हमारे चैनल बहुत एहतियात काम करते हैं, लेकिन एंकर आपको पता है कीमत एंकर की है, वो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी प्रोड्यूसर जो चलाता है। यहाँ चैनल मालकान भी ब्लैकमेल होते हैं। और ये और इसके चौथे पैरे में बड़ा लिखा है। और अनवर मंसूर, मैंने कहा था मिस्टर मंसूर अली खान और मंसूर नहीं, accepted that he wasn't aware of the exact order of the court and further stated that the fact was also clarified in the next day's program। अब ये मान ली गलती कि झूठी खबर थी और ये चीज़ें सारी आपके सामने, मैंने ऑर्डर बैकग्राउंड पे ये चल रहा है और वो लेटर भी साथ चल रहा है आपके। और अब मैं आपके सामने वो रखना चाहूँगा जो प्रोग्राम अनवर मंसूर अली खान ने किया था। ज़रा सुन लेते हैं प्रोग्राम क्या था। ये मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा आपको। मैं चैनल से नहीं चला रहा, लेकिन उसकी आवाज़ के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बरतानिया की अदालत से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के लिए बड़ी खबर आई है। बरतानिया की अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात से बरी कर दिया है, जिसके बाद उनके मुंजमद बैंक अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म जारी किया गया है। 21 माह पहले हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर यह अकाउंट्स मुंजमद किए गए थे, जिसके बाद शहबाज शरीफ और उनके खानदान के 20 साल के माली मामला की छानबीन की गई, जिसके बाद उन्हें आज बरतानवी अदालत ने क्लीन चिट दे दी। इस फैसले
कि मुस्लिम लीग नून की सियासत पर क्या असरात होंगे, इस पूरे केस का बैकग्राउंड क्या है। मुझे लंदन से सीनियर सहाफी कौसर काजमी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और दीगर पैनलिस्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखेल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले कौसर काजमी साहब से जरा इस केस की तफसीलात जानते हैं। कौसर साहब ये बताइएगा, सबसे पहले तो इस केस का बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद हम फैसले के ऊपर आते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड हमें बताइएगा। मंसूर, आपको याद होगा कि मामले खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब जो है वो बारहा उन्होंने बरतानिया के दौरे किए थे और पाकिस्तान। अच्छा, ये कौसर अली काजमी हैं, ये वही क्लास है सारी जो ख़ास तौर पर ना मैं हैरान हूँ, सहाफ़ी कहलाने का इंसान को सच बताना चाहिए। झूठ बोला इन्होंने भी झूठ बोला कौम के साथ, और ये मकसद सिर्फ आपका इतना चलाने का मेरा सिर्फ ये था ताकि आप तक सच बात सामने आ सके। और इसके अगेंस्ट अपील फाइल करनी है, मान उन्होंने लिया, अपील क्या लाई करेगी, फर्स्ट अपील। और जैसे लास्ट टाइम आपको एक और चैनल है जब मैटर लेके गए थे बीनस सलीम वाला, वो आपके सामने उन्होंने वो FAO वापस ले ली थी। तो यहाँ भी FAO फर्स्ट अपील अगेंस्ट ऑर्डर करेंगे। क्या सस्पेंड कराएंगे, सच तो सामने आ गया है, अब रह कुछ नहीं गया उनके पास। अल्टीमेटली ये मानना पड़ना है, और मैं समझता हूँ मैं अब फ़ौरन ख़त भी लिखूँगा इस हवाले से एक्सप्रेस चैनल को कि फौरी तौर पर ये ख़बर चलाएं और इक्वल प्रोमिनेंस के साथ इसको एयर भी करें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा मुझे मेरा भी बीपर ले लें ताकि मैं सच कौम के सामने बता दूँ। हाँ जी, अगली खबर आपके साथ करनी है। मैंने ट्वीट बैकग्राउंड पे वो चल रहा होगा। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ राना शमीम का लंदन से असल बयान हल्फी मंगवाने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हाई कमीशन को ख़त लिख दिया, जिसमें कहा गया कि असल बयान हल्फी वजारत ख़ारजा के ज़रिए जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। राना शमीम को भी लिखा है और वो भी चल रहा है साथ, और मैंने साथ ये भी लिख दिया है बड़ा वाज़ेह तौर पर, वो ख़त भी बैकग्राउंड पर चल रहा है जो अटॉर्नी जनरल ने लिख दिया है। और उससे कबल मैं 2-3 चीज़ें ना आपके सामने ट्वीट तो मैंने बता दिया, वो बैकग्राउंड पे चल रहे हैं मंसूर अली ख़ान की ख़बर के कॉन्टेक्स्ट में, और मैंने वो भी चला दी है। यहाँ जो असल बात आपके सामने रखनी है कि अब बयान अल्फ़ी असल तो निकलेगा नहीं, चूँकि मेरी इतला के मुताबिक असल बयान अल्फ़ी तो वो जमा कराया है होम ऑफिस में। अब होम ऑफिस वालों को भी ना वो एक बड़ी ज़बरदस्त कॉल की गई किसी ने, वो मैं भी शेयर करूँगा आपके साथ। बड़ी मज़ेदार बात है कि उनकी अपील बहुत जल्द आने वाली है। उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के हवाले से कहाँ कैसे कॉल की जाती है वो भी हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। लेकिन अभी आपको मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि अब राना शमीम को भागने के लिए जगह और कोई नहीं है, और बहुत जल्द जो काउंटर है फिर चार्ले गुथरी के हवाले से जो हमारे दोस्त मुर्जा अली शाह वहाँ चले गए और उन्होंने कहा जी बयान अल्फ़ी मेरे सामने किया होशोवार। ओ भाई, कौन ये कह रहा है बयान अल्फ़ी की हैसियत कोई नहीं है। वही मैंने जो बयान अल्फ़ी चार्ले गुथरी से हमारे दो सहाफ़ी ने टेस्ट कराया वो मैं जल्दी रिकॉर्ड पे लेके आऊँगा मैं। और उसके अंदर क्या कहा था गवर्नर हाउस, वो ज़रा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़रा ठीक कर लें। दरिया रावी का कहा था साथ कि दरिया रावी के मालिक, दरिया रावी कह रहा हूँ मैं, तो वो क्या दरिया रावी के मालिक बन जाएंगे आप? तो वो भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगा। तीसरी, आपको पता है सिराज दुरानी की जो इनकी सिंध हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई थी, ये भाग गए थे वहाँ से, ये पेश ही नहीं करते थे अपने आप को। सुप्रीम कोर्ट में गया तो सरेंडर करना पड़ता है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं किया। तो अब लेकर कहा और इतने अपना बहादुर है ना, वो अदालत के बाहर बैठे रहे कि जब तक वो ऑर्डर ना आ जाए। और वो तस्वीर भी वायरल हुई है। फिर नायब इसको ले गया, फिर कुछ लोगों ने कहा जी सिंध के वकील को, सिंध के बंदे को अपना इस्लामाबाद से पकड़ के आप क्या ख़बर देना चाहते हैं। दुख और अफसोस का मुकाम है। इस तरह की बातें अच्छी लगती हैं। सिंध से चोरी करके सुप्रीम कोर्ट करने के आया था, ना आता सुप्रीम कोर्ट बेल लेने के लिए, वहाँ चला जाता सिंध के अंदर ही, सिंध के अंदर सरेंडर करना था, गिरफ्तारी देता और जाके उसके बाद नायब से। अब तरीक़ाकार यही है ना, आपकी बेल आफ्टर रेस्ट, बेल बिफोर रेस्ट जब आपकी ख़त्म हो गई है तो फिर तो आपको नायब के अरेस्ट करना है और वो बाकायदा उसका रिमांड होगा। रिमांड होके फिर आप जेल में जाएंगे, फिर आपकी ज़मानत होगी, जो तरीक़ाकार है। किसी ने लिख दिया जनाब कि कस्टोडियन ऑफ सिंध हाउस इज़ इन द कस्टडी ऑफ नायब, तो किसके पास होगा भाई? उसी के पास होना है। नायब उसको पकड़ के ले गई है, राहदारी रिमांड लेगी और इसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा सखर में या नायब कराची के पास। और बाकी अगर बेल होनी है मेरे मुताबिक
वो बेल ट्रायल कोर्ट से होगी, जो तरीक़ाकार है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अगली ख़बर की तरफ। वो बड़ी अहम ख़बर है, वो आप लोगों के साथ ज़रूरी है बताना। और वो ख़बर है क्या? वो है ख़ास तौर पर सियालकोट वाले वाक़े के कॉन्टेक्स्ट में, और बहुत ज़रूरी है वो कि सियालकोट वाला वाक़या जो है वो है क्या। सियालकोट वाले वाक़े के कॉन्टेक्स्ट में समझना ज़रूरी है। और पूरा सोशल मीडिया सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को लेकर चल रहा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यहाँ भी हो, ये वो ऐसा मामला है, बड़ा नाजुक मामला है। जिस लोगों ने मिस हैंडल किया, इंतज़ामिया ने मिस हैंडल किया, इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि इस तरह के वाक़े का तदारक रोकने के लिए हम कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग आए आकर देखें वो सारा मान रहे हैं। तहरीक लब्बैक का कौन सा लीडर वहाँ पर था, और हम बदनाम ये कर रहे हैं, यानी पूरी दुनिया में इमेज क्या देना चाह रहे हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा किसी वाक़े को, लेकिन ये इस वाक़े को बड़ा ध्यान से लेना है। हमारे यहाँ जब तौबा नौज़बिल्लाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी हुई थी 2010 के अंदर, फेसबुक पे डरा मोहम्मद के नाम से यहाँ तोड़फोड़ हुई थी, मैं कहा नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है, हमें अदालतों में लेकर जाना है। तो हमें देखिए, हमें एहतियात करनी है, इसको पकड़ना चाहिए था, पकड़ के आपको देखिए अदालत के सामने लेके जाना चाहिए था। ये तमाम मुसलमान भाइयों से अपील है, खुदारा इससे हमारा दीन की कोई खिदमत नहीं हो रही है, इससे हमारे दीन की बदनामी हो रही है। इस सारे मसले को आना चाहिए था, और वो एक अलग बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता उस सारे मसले को सामने रखते हुए कि हमारा प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, इस प्रोसेस को ठीक करने की बात है। जो कोई भी है ब्लास्फेमी तो फिर ब्लास्फेमी है, 295 सी है, और ये 295 सी के हवाले से, ये अंबिया इकराम के हवाले से बात है। तो यहाँ इसकी सज़ा कितनी होनी है, लेकिन सज़ाए मौत नहीं थी अगर 295 सी को सामने रखा जाए, जो मैं समझता हूँ। लेकिन चूँकि अभी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, तो तरीक़ा लब्बैक का हम डालकर कि हम गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट के रेट को भी कमज़ोर करना चाहते हैं, और हम एक तबका पूरा अपना ख़िलाफ़ खड़ा करना चाहते हैं। यह बड़ा नाजुक मसला है। और IG पंजाब ने भी कह दिया गिरफ़्तारियाँ कितनी कर ली हैं। ताहिर अशरफ भी साथ मौजूद थे, हसान खावर भी मौजूद थे। इस मामले को ज़्यादा उछालने की हमें ज़रूरत नहीं है। उछालना तो सिंध का अपना उठाएँ अपना वहाँ पर इंडिया के अंदर क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, रोज़ाना मारा जा रहा है मुसलमानों को। क्या हमारे कितने ये जो है ना, ये सो कॉल्ड लिबरल सब लोगों ने कितना शो डाल लिया उसके ऊपर आप लोगों ने, और इंडिया के चैनल पर कितना की ये बातों को आप देखते हैं। हमारा तो बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं। सेंसिटिव इशू होता है, इस मामले को बड़े एहतियात से चलना चाहिए। डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको तहरीक लब्बैक के साथ मिलाने से पहले आपको बड़ी दफ़ा सोचना है। और हमारे के दोस्त कईयों ने ट्वीट किए हैं कि तहरीक लब्बैक का बराह रास्त इससे ताल्लुक़ नहीं है। इसके लिए इस्टेब्लिश करें आप कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इससे ताल्लुक़ है। एक को किसी को किनारे के साथ मत लगाएं हमें, और नहीं लगाना चाहिए। हवा लेने की, सांस लेने की इजाज़त दें आप। और सारे इकट्ठे हो गए इस सारे मसले में, जो राइटिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, सारे ही, और एक ही हम इशू लेकर चल रहे हैं, उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं समझता उसकी इजाज़त होनी चाहिए। बड़ा नाजुक मसला है, बड़े एहतियात से इसका जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सारे हक़ाइक़ सामने आ सके। वजह क्या बनी, क्या वाकई सच्चा वाक़या था, झूठा वाक़या था। जिसने कसूर है आ रहा है उनको उसके कानून के मुताबिक सज़ा बनती है, मगर इसको किसी गलत पैराए की तरफ ना लेकर अपने ऊपर ना थोपें आप कि आप ये कहें तहरीक लब्बैक पे अगर पाबंदी ना भी उठाते तो क्या होना था, ये रुक जाना था। आप क्या ख्याल है, आपका ख्याल है रुक जाना था? ऐसे वाक़े रुकते नहीं हैं, इनको बड़े एहतियात से हैंडल करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, प्रोग्राम ख़त्म करने से कबल मैं आपको 15 अगस्त 2010 में ले जाऊँगा। मुगीज़ और मुनीब, दो भाइयों को डकैती के जुर्म में यानी वहाँ के मॉब ने लिंच करते हुए मार दिया था आपके सामने। और ये सियालकोट का वाक़या ही है। सियालकोट में शिद्दत पसंदी ख़त्म नहीं हो सकी है, और ये सोचना पड़ेगा कि सियालकोट को चलाने वाले कौन लोग थे। वो ख्वाजा आसफ वगैरह लोग ही हैं। ये हमें समझना पड़ेगा इस सारे वाक़े को हम क्यों कंट्रोल नहीं कर सके। किसी मजहबी जमात की तरफ इसको ले जाना मैं नहीं समझता ये अच्छा अमल है। ये सियालकोट का वाक़या आपके सामने मैं रिकॉर्ड पे चला रहा हूँ। और 20 सितंबर 2011 को एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सजाएं सुनाई थी। उसमें से 7 लोगों को सजाए मौत, 6 को उम्र कैद, और बाकी लोगों को भी सजाएं सुनाई गई थी। और 7 लोग जिनको सजाए मौत सुनाई गई थी उनको लटका दिया गया था, फांसी दे दी गई थी अप्रैल 8, 2016 में। और ये सियालकोट का वाक़या ही है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।